अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेट्स और मैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या चीज़ है। इससे रिलेटेड फिर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब मैग्नेट्स को अगर हम देखें, आपने बहुत कॉमनली देखे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द में मौजूद होते हैं। तो अब तकरीबन अगर हम देखें तो हर चीज़ में मैग्नेट का यूज़ हो रहा होता है। तो मैग्नेट को हम कुछ आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर करते हैं और कुछ नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली मैग्नेट्स तकरीबन 3000 साल पहले मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी? जब कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज़ ने डिस्कवर किया और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीक्स ने डिस्कवर किया। लेकिन 3000 साल पहले जो डिस्कवरी हुई वो हुई कैसे थी? वो हुई ऐसे थी कि एक वुड कटर था, और वो वुड कटर क्योंकि क्या करता था, वो यानी कहीं लकड़ियों को या पत्थरों को तोड़ता था। तो उस वक्त उसने क्या किया, वो जब पत्थरों को तोड़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए उसने वो लेट गया, उसने आराम किया, सुकून किया। उसके बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो एक्स थी, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो एक रॉक से अट्रैक्ट हो रही थी। तो वो रॉक से अट्रैक्ट हो रही थी। तो उस वक्त उसको ये देख के बहुत अजीब चीज़ लगी कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि इसकी जो कुल्हाड़ी है वो उस रॉक से अटैच हो रही है। एक तो यहाँ पर फिर वो जो रॉक थी, अब असल में वो रॉक कोई आम सब्सटेंस नहीं था, वो मैग्नेट था। वो नेचुरली प्रोड्यूस मैग्नेट था जो कि ज़मीन से निकला था। उसके बाद मज़ीद रिसर्च हुई, मज़ीद डिस्कवरीज हुई, मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ आई और फिर मैग्नेट्स का वजूद सामने आया। तो मैग्नेट्स मैग्नीज नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, इनका मैग्नीज नामी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किए थे और ये मैग्नीशिया से डिस्कवर किए थे। नॉर्थ अफ्रीका की आज से 3000 साल पहले की एक जगह थी मैग्नीशिया, यहाँ से ये डिस्कवर किए गए थे। इसी वजह से इनका नाम फिर मैग्नेट्स रख दिया गया। तो मैग्नेट्स असल में नेचुरली अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कुदरती क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। अब मैग्नेट्स सिर्फ नेचुरली नहीं पाए जाते, मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस भी करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम उन्हें एक सर्टेन प्रोसीजर से गुजारते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट्स वजूद में आते हैं। अब आम तौर पे जो मैग्नेट्स बनते हैं या जो नेचुरली पाए जाते हैं या हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओर्स से, मैग्नेटाइट ओर्स ये वो ओर्स होते हैं जिनसे यानी कहने जिनमें मैग्नेट्स को मौजूद होता है और फिर उनको क्लीन किया जाता है, उनकी एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है, तो उससे मैग्नेट्स अलग से वजूद में आते हैं, सामने आते हैं। तो और क्या होता है? और इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं। ज़मीन से जब कोई भी सब्सटेंस निकलता है वो इम्प्योर होता है, तो उसको हम और कहते हैं। मैग्नेटाइट ओर्स वो ओर्स हैं जिनमें मैग्नेट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड्स मौजूद होती हैं। तो उनको जब निकाला जाता है तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है और उसको प्योरीफाई किया जाता है, तो मैग्नेट सामने आते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस मैग्नेट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर मैग्नेट्स मौजूद नहीं होता नेचुरली, तो वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करती हैं। तो आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस होता है वो एलॉय से होता है। किसके एलॉय? आयरन, कॉपर और निकल। आयरन, कॉपर और निकल के हम एलॉय लेते हैं, तो इनसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय आपको मालूम होगा कि हम कुछ एलिमेंट्स को, कुछ मेटल्स को मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या आप कह सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल मेटल्स से ज़्यादा अच्छी होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा होता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी अट्रैक्शन रिपल्जन उससे ज़्यादा होती है, तो वो कहलाते हैं मैग्नेट्स। और ये यहाँ पर जो मैग्नेट्स हैं ये एलॉय हैं। तो एलॉय क्या होते हैं? एलॉय इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो इन 3 सब्सटेंसेस के अमूमन बनाए जाते हैं। अब ये हमने डिस्कस की मैग्नेट्स की हिस्ट्री। अब मैग्नेट्स की हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद अब मैग्नेट्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी अट्रैक्शन, उसकी रिपल्जन, उसमें कितने पोल्स होते हैं, किस तरह से अट्रैक्शन होता है, या इसके अलावा कौन से डिवाइसेस में यूज़ किया जा सकता है, कौन सी अप्लाइंसेस में यूज़ होता है, ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म में। अब इसके अलावा
अब वो फोर्स जो मैग्नेट्स के दरम्यान में मौजूद होती है, या वो फोर्स जो मैग्नेट को किसी भी आयरन या किसी भी ऐसे सब्सटेंस से अट्रैक्ट करवाएगी जो कि उससे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। जैसे हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी, चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, इसी तरह मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स होगी, या मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच रहा है तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होती है। इसी तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होगी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करेगा, अब जैसे कि आपको मालूम है मैग्नेट हमारे पास डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। कॉमन शेप्स जो हैं वो बार शेप है और यू शेप है। तो बार शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से मौजूद होती है। तो ये बार शेप में ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। लेट्स सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये क्या करेगा, ये नॉर्थ और साउथ, अब ये पूरा मैग्नेट मौजूद है, ये अपने इर्द गिर्द पर फोर्स अप्लाई करेगा चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये इसका एक रीजन है, ये एक रीजन है। इस रीजन में अगर कोई भी सब्सटेंस आता है, लेट्स सपोज ये आयरन आ गया, तो आयरन अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड में मौजूद है। अब अगर इसकी फील्ड से बाहर हो, अगर आयरन का सब्सटेंस यहाँ मौजूद हो, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो अट्रैक्टिव रीजन था वो बस यहाँ तक था। तो मैग्नेट का वो रीजन जहाँ पर उसका अट्रैक्शन या रिपल्जन फील हो सकता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके अलावा अगर इस सराउंडिंग से बाहर होगा तो उस पर फोर्स नहीं फील होगी। जैसे कि आप खुद महसूस कर सकते हैं, आप दो मैग्नेट्स को कंसीडर करें, अगर वो मैग्नेट्स करीब हैं तो उनका अट्रैक्शन आपको फील हो रहा होगा, अगर उनको दूर करें तो कम हो जाएगा अट्रैक्शन, और दूर करें तो एक वक्त आएगा कि उनका अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों की फील्ड्स को अलग अलग कर दिया, दोनों की फील्ड्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसी तरह आपने देखा कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसे मैग्नेट के करीब लेकर आते हैं, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है, उसको जब आप मैग्नेट के करीब लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप उसको कुछ दूर लेकर जाएँ, थोड़ा फासले पर लेके जाएं, तो उसकी अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाती है, या हम कह सकते हैं उसमें बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसकी फील्ड से बाहर चला गया। तो मैग्नेट्स भी बिल्कुल चार्जेस की तरह अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाते हैं जिसमें वो अपना अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करते हैं। तो वो जो फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इसके अलावा अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ भी एज अ मैग्नेट एक्ट करती है, या आप अर्थ को भी कह सकते हैं कि ये मैग्नेट ही है। अर्थ भी अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाती है। अगर हम अर्थ को नोट करें तो अर्थ की भी अंडरग्राउंड, अर्थ की बेस में, ज़मीन में डिफरेंट मैग्नेट्स मौजूद हैं। तो वो मैग्नेट्स क्या करते हैं, ज़मीन को स्टेबल करते हैं, और वो मैग्नेट्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, और जितनी भी बॉडीज़ अर्थ पे मौजूद हैं वो सब स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का जो बैलेंस है वो इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ने मेंटेन किया हुआ है। अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ज़मीन के अंदर ना हो, या ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो यानी कह लें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहकर एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहे होते हैं, अगर ये सब्सटेंसेस ज़मीन के अंदर मौजूद ना हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो सकती है, और ये कम होने की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें जैसे स्टेबल मौजूद हैं अर्थ पर वैसे नहीं होंगी, बल्कि बाकी प्लैनेट्स की तरह कहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी और कहीं पर बहुत कम होगी। तो एक तरह से ज़मीन भी एज अ मैग्नेट एक्ट करती है, हम ये कह सकते हैं। अब मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपके पास बार मैग्नेट अगर है तो बार मैग्नेट के भी दो पोल होंगे, एक होगा साउथ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये कैसे चेक किया गया, ये मैग्नेट को एक जो हमारे पास मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, जो एट्रैक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर हुआ था, उसको बार शेप में बनाकर उसको हैंग कर दिया गया था फ्रीली स्ट्रिंग की मदद से। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये एक मैग्नेट है, तो लेट्स सपोज इस मैग्नेट को हमने फ्रीली हैंग कर दिया एक रोप से। तो फ्रीली हैंग किया तो अर्थ के क्योंकि दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और साउथ, तो अगर इन दो पोल्स को हम कंसीडर करें वेस्ट और ईस्ट को निकाल के, तो नॉर्थ की तरफ एक पोल चला गया और साउथ की तरफ दूसरा पोल चला गया।
तो इससे हमें पता लगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, यानी इसके दो पॉइंट्स हैं जहाँ से ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कर सकता है। तो वो पॉइंट्स हैं नॉर्थ और साउथ। फिर इसके बाद जब ये पता लगा कि जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो नॉर्थ है, जो साउथ की तरफ जा रहा है वो साउथ है, तो उसके बाद फिर जब आगे मज़ीद इस पर रिसर्च हुई, मज़ीद इस पर डेवलपमेंट हुई, तो आगे जाकर ये पता लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ जा रहा है और साउथ की तरफ साउथ जा रहा है, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करता है और साउथ भी एक दूसरे को रिपेल करता है। फिर इसको थोड़ा यहाँ पे करेक्शन की गई। फिर यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी थी तो हम पोल्स को चेंज नहीं कर सकते थे, फिर यहाँ पर इसको कहा गया नॉर्थ सीकिंग पोल और दूसरे वाले को कहा गया साउथ सीकिंग पोल। साउथ सीकिंग पोल का मतलब है साउथ की तरफ जाने वाला, या नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब है नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करने वाला। फिर इसके बाद अब इसको हमने कहा साउथ और इसको हमने कहा नॉर्थ। अब इसी तरह जैसे चार्जेस के लिए आपने बात की थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह साउथ और साउथ रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। नॉर्थ और नॉर्थ भी रिपेल करेगा, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा बल्कि उल्टा रिपल्जन होगा। उनमें ऐसी फोर्सेस होंगी जो दूसरे को रिपेल करेंगी, रेजिस्ट करेंगी। लेकिन अगर हम साउथ और नॉर्थ की बात करें तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी तरह जैसे हमने चार्जेस के लिए बात की थी कि अगर चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर फोर्स बढ़ानी है तो डिस्टेंस कम कर दें। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट्स के लिए भी अगर मैग्नेट्स का डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर डिस्टेंस कम कर दें तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह जैसे कि जितने ज़्यादा मैग्नेट्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगी। एक मैग्नेट कम फोर्स लगाएगा, उसकी फील्ड एक रेंज तक होगी। दो मैग्नेट उनकी फील्ड बढ़ जाएगी, तीन मैग्नेट और बढ़ जाएगी तो उनका अट्रैक्शन भी मज़ीद इंक्रीज़ होगा, तो उनकी मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ तक ये अभी हुआ मैग्नेटिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट जो है, ये मैंने अभी मैग्नेटिज्म यानी चैप्टर के दो हिस्से थे, एक था मैग्नेटिज्म, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आप पढ़ चुके हैं वैसे पहले। ये रिलेशन है, या आप कह सकते हैं ये एक ब्रांच है जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज से तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले जब मैग्नेट्स डिस्कवर हुए थे तो उस वक्त इनका इतना यूज़ नहीं था, यानी हैवी व्हीकल्स वगैरह हैवी लोड को उठाने के लिए, हैवी आयरन पीसेस को, हैवी मेटल्स को उठाने के लिए हम इनका यूज़ करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका तस्वुर नहीं था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए ऑरस्टेड, ये एक लेक्चरर भी थे, ये प्रोफेसर भी थे। तो ये एक दफ़ा लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रही थी और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही थी। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के दौरान उन्हीं के एक स्टूडेंट वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास लेकर आए। तो वहाँ पर जब मैग्नेटिक कंपास लेकर आए तो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल थी जो फील्ड को पॉइंट आउट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पॉइंट आउट कर रही थी। तो यहाँ से ऑरस्टेड को एक आइडिया आया, या आप कह सकते हैं ऑरस्टेड को एक कॉन्सेप्ट जहन में आया कि इससे उनको ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक करती हैं। तो आपस में लिंक करती हैं तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया और इन्होंने एक नई ब्रांच बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख रहे हैं जिनसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है या जिनसे कुछ एनिमेशंस या ट्रांजिशंस प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, उनमें मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं और वो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैग्नेट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट्स को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ से और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो जितने भी ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हो गए, इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल बुलेट ट्रेन्स हो गई, या इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
वहाँ पर हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने बताया था, ये पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे दोबारा लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। अभी जिससे पहले हमने चैप्टर डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, तो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी डिटेल हम इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अब यहाँ तक ये पूरा मैग्नेट का इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उससे करंट पास किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट पास करवाया जा रहा है और जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, तो उससे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी और उस फोर्स का बिहेवियर कैसा होगा, ये अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑरिस्टेड ने, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑरिस्टेड ने ये कहा था कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो उसके लिहाज से आगे इस पर फैराडे ने रिसर्च की 1812 में। माइकल फैराडे ने, इन्होंने कहा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यानी मैग्नेट्स की फील्ड में रखा जाएगा, तो वहाँ पर उस पर मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगी। ये जो मैकेनिकल फोर्स है ये किस तरह एक्सर्ट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। इस कंक्लूजन को पढ़ने से पहले हम डायग्राम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक मैग्नेट मौजूद है, एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ। उसके साथ उसके बीच में एक कंडक्टर हैंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टैंड मौजूद है, एक वुडन स्टैंड मौजूद है जिससे हम क्या कर रहे हैं, उसको हैंग कर रहे हैं। तो उसको हैंग कर रहे हैं और उसको जो ऑब्जेक्ट हैंग किया जा रहा है, जो कंडक्टर हैंग किया जा रहा है, वो इस तरह से हैंग किया जा रहा है कि वो उस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर आ रहा है, हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर आ रहा है। इसके बाद जो पूरा आपके पास प्रोसीजर है, ये पूरा जो आपके पास मैग्नेट और कंडक्टर है, इन इस पूरे सिस्टम को क्या किया गया, इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से अटैच कर दिया गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट से अटैच कर दिया गया। आप करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं कि कैसे ट्रैवल कर रहा है। करंट डाउनवर्ड से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ये मालूम करना है कि ये कंडक्टर जब रखा जाता है हॉर्स शू मैग्नेट में और उसके बाद करंट पास करवाया जाता है, तो जब हमने करंट पास करवाया तो उस वक्त ये जो कंडक्टर था इसने स्लाइटली राइटवर्ड मूव किया। इसने स्लाइटली राइटवर्ड मूव किया। राइटवर्ड क्यों मूव किया? क्योंकि इस पर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट हो रही थी जो कि इसे राइटवर्ड मूव करवा रही थी। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहा है। अगर इसे अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करवाया जाए, डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, तो ये जो कंडक्टर है ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो कंडक्टर लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। ये मूव कर क्यों रहा है? क्योंकि इस पर एक मैकेनिकल फोर्स मौजूद है। अब ये जो मैकेनिकल फोर्स है ये कितना एक्ट करेगी, कैसे एक्ट करेगी, अब यहाँ पर यह हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ ये जो मैकेनिकल फोर्स है ये जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी और जितना ज़्यादा करंट पास किया जाएगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी। और जितना कम हम करंट पास करवा रहे हैं और जितना कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी जितनी वीक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उतना ही कम ये फोर्स मौजूद है। तो इस लिहाज से अब इसको डिस्कस करते हुए यहाँ पर ये 4 कंक्लूजन्स दिए गए, 4 पॉइंट्स दिए गए। अब एक तो फिगर मैंने पहली वाली डिस्कस की, दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं सिर्फ हाथ दिया हुआ है। इस हाथ को आप अगर गौर करें तो ये राइट हैंड है, ये जैसे मेरा राइट हैंड है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन पॉइंट आउट करना चाहूँ कि ये जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है कि आप करंट की तरफ अपना थंब रखें, करंट की डायरेक्शन की तरफ अपना थंब रखें और उसके बाद आप अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें। तो उस वक्त ये जो आपका पाम होगा, आपकी जो हथेली होगी, ये बता रही होगी मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो मेरी डायरेक्शन, मेरे थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ है। दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ मौजूद है, तो यहाँ पे थंब के आगे आई लिखा हुआ है, ये करंट को शो कर रहा है। और फिंगर ऊपर जो फिंगर्स मौजूद हैं, ये टॉप फिंगर्स, इनके आगे बी लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और जो पाम है, जो ये यहाँ पर ये हथेली है, ये शो कर रही है करंट की डायरेक्शन, ये शो कर रही है फोर्स की डायरेक्शन को कि फोर्स किस तरफ है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूँ तो लेट्स सपोज ये थंब मेरा इस तरफ है, तो इसका मतलब इस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। ये मेरी फिंगर्स अपवर्ड हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे क्या हो रही होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड टू अपवर्ड यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है। इसके बाद डाउनवर्ड टू अपवर्ड यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। इसके बाद ये जो ये वाला हिस्सा है, ये बता रहा है कि फोर्स किस तरफ है। तो इस वक्त मेरी जो पाम है, मेरी जो हथेली है, ये पॉइंट आउट कर रही है कि फोर्स इस डायरेक्शन में। तो जो कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से कंडक्टर राइटवर्ड मूव कर रहा है। इसके बाद आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल फोर्स है, ये तो मैंने बता दिया कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। इसको हम चेक करते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू, ठीक है, राइट हैंड का यूज़ करके। अब यहाँ पर इसके कंक्लूजन के कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर विल ऑलवेज एक्सपीरियंस मैकेनिकल फोर्स। पहला पॉइंट क्या आया, पहला कंक्लूजन क्या आया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में रखेंगे और वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे, तो उस पर जो कंडक्टर होगा उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगी। और ये कब प्रोड्यूस होगी, जब फोर्सेस का, यानी कि मिसाल के तौर पर ये फोर्स है, ये करंट है, और उसके बाद फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास फोर्स है। तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो तीनों आपस में 90 डिग्री बनाएंगे तभी यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगी। अगर ये 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर मैकेनिकल फोर्स नहीं होगी। या हम अगर कहें तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। तो अगर ये एक एंगल पर, यानी 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, तो वहाँ पर मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगी जो कि इसी के ऑपोजिट होगी। यानी ये कुछ इस तरह करके दिखाई देगा, ऐसे इस तरीके से होगा। अगर मैं कह रही हूँ ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इनमें 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो भी आप देख सकते हैं इसके साथ 90 डिग्री बना रही होगी, करंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन एंगल होगा तभी मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट भी मैंने बता दिया कि जो परपेंडिकुलर होगी करंट के डायरेक्शन के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन के, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। और तीसरी बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फील्ड स्ट्रेंथ। कह रहे हैं जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो भी होना चाहिए और उतनी ही स्ट्रेंथफुल मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। अगर फोर्स कम है, फोर्स कम प्रोड्यूस हो रही है, यानी कंडक्टर कम मूव कर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर करंट कम जनरेट हो रहा होगा, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लो होगी, जिसकी वजह से फोर्स भी कम होगी। अगर ये स्ट्रेंथफुल है तो वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। लास्ट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अब जैसे कि मैंने बताया था, मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे मालूम हो रही थी, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके। यानी कि हमने अपना राइट हैंड लिया, हमने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड तक रखा, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट किया, और थंब से हमने करंट को पॉइंट आउट किया। फिर ये जो एरिया था हमारे हाथ का, ये जो पाम था, या ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो हथेली थी, ये पॉइंट आउट कर रही है फोर्स की तरफ। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि जब भी कोई कंडक्टर जो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पर जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगी वो किस तरह से ओबे करेगी। तो यहाँ तक इस चैप्टर की थ्योरी मुकम्मल हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।